ओके, सो आज हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फर्स्ट लेक्चर है, राइट? काफी अच्छा सा टॉपिक है ये, और लाइक बहुत टाइम लेगा भी नहीं, ठीक है? स्कोरिंग सा टॉपिक है। ईएमआई कई बार नाम सुनते हैं, लेकिन इस रिस्पेक्ट में नहीं सुनते होंगे ना, फिजिक्स के रिस्पेक्ट में। इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक, देखो बेटा, अभी तक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, राइट? आपने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा। अब हम इन दोनों फील्ड को, इन दोनों मैकेनिज्म को कंबाइंड कर कर कुछ फिनोमिनास पढ़ेंगे, ठीक है? पहले आज का जो लेक्चर है ना, वो थोड़ा इंट्रोडक्टरी रहेगा, ठीक है? बेसिक बेसिक बातें करेंगे, 2-3 टर्म्स मैं इंट्रोड्यूस करूंगी, ठीक है? आप उस चीज को कनेक्ट करना। जैसे कि फर्स्ट टर्म जो मैं इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। अभी जितना मैं बताऊं सिर्फ उतने पे फोकस करना, बाकी क्या लिखा है क्या नहीं लिखा हमको मतलब नहीं। एक बात मुझे बताओ, मैग्नेटिक फ्लक्स वाली चीज को क्या ऐसे लिख सकते हैं? मतलब मैं तुमसे एक नॉर्मल चीज पूछ रही हूँ कि मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर एरिया से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जा रही हैं, ठीक है? अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी जा रही है? सो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू द एरिया, थ्रू द प्लेन ऑफ शीट, दैट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। समझ में आया? यस मैम। ओके, अब एक बात देखो, एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, राइट? दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। अब मैंने क्या करा, इधर एक प्लेन शीट ली, समथिंग लाइक दिस। अब इससे कितनी लाइंस पास हो रही है, गिन के बताओ। मैम 3 हो रही है। अब एक बात बताओ सोच के, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ा दूं, यानी कि मैं इस तरह से स्ट्रेंथ बढ़ा दूं, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी ना। यस मैम। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, ठीक है? दूसरा केस, अगर मैं इसी फील्ड को रखूं, लेकिन ये जो शीट है इसका एरिया बढ़ा दूं। अब देखो, ये फील्ड है, इसी तरह से ऊपर नीचे भी फील्ड होगा ना, ऐसे आगे भी होगा और ऊपर भी होगा, इस तरीके से होगा ना। उसी तरीके से मतलब देखो, स्पेसिंग बराबर बराबर रखने की कोशिश की है, लेकिन इस बारी मैं क्या करूं, मैं एरिया बढ़ा दूं। अब भी तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ गई ना, यस मैम। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स एरिया पर भी डिपेंड कर रहा है, राइट? यस मैम। अब सोचो, हाँ, अब देखो ऐसे सोचो कि सपोज एक शीट इस तरह से रखी है जिसका एरिया वेक्टर ये है, ठीक? लेकिन इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है वो ऐसे जा रहा है। अब आपको पता है, मैंने बोला कि शीट के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होनी चाहिए, तो शीट के परपेंडिकुलर यानी कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में, क्योंकि एरिया वेक्टर शीट के परपेंडिकुलर ही होता है, राइट? यस मैम। तो इफ दिस एंगल इज थीटा, तो आप समझ गए होंगे कि इस तरफ बी कॉस थीटा जा रहा होगा, है ना? चलो, अब आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई। अब आप पढ़ो, अब आपको पूरा समझ में आएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू अ सरफेस, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है? हमें पता है। यहाँ पे देखो, वही चीज दिखाने की कोशिश की गई है कि किसी एक फील्ड से, एक नॉर्मल एरिया से मैग्नेटिक फ्लक्स 3 है, ठीक है? 3 नंबर ऑफ लाइंस मैग्नेटिक फील्ड की पास हो रही है। लेटर ऑन हमने क्या करा, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी मैग्नेटिक फील्ड की, एरिया उतना ही रखा, तब भी फील्ड लाइंस बढ़ गई, राइट? फिर हमने फील्ड वही रखा लेकिन एरिया बढ़ा दिया, तब भी हमारा इंक्रीज हुआ। तो इतनी चीज तो मुझे समझ में आ गई कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से वेरी करता है। लेकिन एक बात देखो, इन सारे ही केसेस में ना एक चीज फिक्स्ड थी, मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर ही लिया, मतलब जो शीट थी उसके परपेंडिकुलर ही लिया। बट व्हाट इफ वो कोई एंगल फॉर्म कर रहा हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको वो भी डील करना आता है कि भाई आप उस एंगल का कॉम्पोनेंट निकाल लो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में, राइट? ये सुनो, तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का एक फॉर्मूला ये आ जाएगा, और ये बेटा जर्नल एक्सप्रेशन होती है कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ही आपको मैग्नेटिक फ्लक्स देता है। अब आपको पता है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या देता है? स्केलर क्वांटिटी। सो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। वेरी गुड।
इसकी एसआई यूनिट आप ध्यान रखोगे वेबर होती है या टेस्ला मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, ये चीज आपको मतलब ऐसी है याद करने वाली, इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लीजिएगा इसको भी और इसको भी। ठीक, बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट की जो फेराडे साहब ने किया था, और बड़ा प्यारा सा एक्सपेरिमेंट था उनका। उन्होंने क्या करा, देखो आज का चैप्टर ना थोड़ा सुनने वाला है, ध्यान से बस सुनना कहानी सी क्या चल रही है। तो इन्होंने एक रिंग रखी, दिस इज अ रिंग, ठीक है, एक रिंग रखी एक मैग्नेटिक फील्ड में, और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा था, जो लगातार चेंज हो रहा था। तो उन्होंने क्या देखा, एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो नॉर्मल आपने रिंग रखी थी उसमें एक करंट इंड्यूस्ड हो गया। कोई और सोर्स नहीं लग रहा, यहाँ पे कोई और सोर्स नहीं था, लेकिन फिर भी एक करंट इंड्यूस हो गया। अब ये चीज बड़ी अजीब थी, क्योंकि करंट का इससे पहले तक जो कॉन्सेप्ट था वो एक सेल या बैटरी के साथ एसोसिएट था कि आप कोई एनर्जी सोर्स लगाओगे तो ही करंट आएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से ही करंट फॉर्म हो गया। समझ में आई आपको ये चीज, ये ऑब्जर्वेशन? यस मैम। ओके, देखो एक बार आप देखो उसके नीचे टेक्स्ट पढ़ो। इफ मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, चाहे इंक्रीज करे चाहे डिक्रीज करे, चेंज करना चाहिए, तब इंड्यूस्ड करंट फॉर्म होता है कॉइल में। और कब तक इंड्यूस्ड करंट रहेगा, जब तक मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है। ठीक है, पहली ऑब्जर्वेशन ये थी। अब दूसरी ऑब्जर्वेशन देखते हैं। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि उन्होंने क्या करा, कॉइल का ना एरिया चेंज करा। अब एरिया कैसे वेरी करेंगे, देखो मैग्नेटिक फील्ड सेम रखा, पहले कॉइल को मूव कराते रहो, तो आपको पता है ना, पहले थोड़ा पार्ट आएगा, फिर ज्यादा पार्ट आएगा, फिर पूरी कॉइल आ जाएगी, फिर इस तरफ से एग्जिट हो जाएगी कॉइल धीरे धीरे। तो इस तरह से उसको मूव कराते हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि जब हमने कॉइल का एरिया वेरी कराया तब भी करंट इंट्रोड्यूस हुआ। समझ रहे हो, इधर कोई सेल नहीं है, कोई बैटरी नहीं है, बस वेरी करा रहे हैं हम। एक बार फील्ड कराया था, एक बार एरिया कराया, और दोनों बार अपने को करंट देखने मिला। तीसरी चीज क्या करी इस बारी, ना तो तुम मैग्नेटिक फील्ड वेरी करा, ना तुम एरिया वेरी करा, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का जो वेक्टर है और जो एरिया वेक्टर है, इन दो के बीच का एंगल चेंज कराते रहो, मतलब कॉइल को एक जगह ही घुमाते रहो। समझ रहे हो ना, एरिया वेक्टर तो हमेशा कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इनवर्ड है ही। आप अगर कॉइल को रोटेट करोगे तो लगातार उन दोनों एंगल्स के, उन दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल चेंज होगा। और बेटा इस सिचुएशन में भी इंड्यूस्ड करंट मिला। अब ये चीज बड़ी मतलब वियर्ड अचंभे वाली चीज थी कि भाई ये हो क्या रहा है, वेरी कराने से कैसे करंट मिल सकता है। तो यही शुरुआत थी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को एक साथ एसोसिएट करने की। तो हो क्या रहा है कि चाहे आप मैग्नेटिक फील्ड वेरी कराओ, चाहे एरिया वेरी कराओ, चाहे थीटा वेरी कराओ, आपको क्या मिलने वाला है, इंड्यूस करंट। करेक्ट। अगर आप ध्यान से देखो, बी ए कॉस थीटा, दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जो नॉर्मल बात हो रही है वो ये हो रही है कि अगर वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो इंड्यूस्ड करंट है। बोलो ऐसा ही हो रहा है ना, इस केस में भी पाई भी वेरी कर रहा था, इधर भी वेरी कर रहा था, इनमें कॉमन अगर मैं चीज निकालूं तो यही निकलेगी कि तीनों ही केसेस में मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर रहा था। राइट, यस तो आप ये चीज ध्यान Yes, रखिए। आपको अगर क्वेश्चन थ्योरेटिकल बेसिस पे आता है तो आप यहाँ से डील कर सकते हो कि मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करने का कारण के वजह से इंड्यूस करंट फॉर्म होता है। और कब तक इंड्यूस करंट रहेगा बेटा, जब तक आप ये वेरिएशन रखोगे। ठीक है, और वेरिएशन का मतलब ये नहीं कि आप इंक्रीज ही करते रहो या डिक्रीज ही करते रहो, इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी करो, बस वेरी करते रहो। ठीक, तो यही है फैराडे का एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने कुछ लॉज दिए, जैसे कि फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं। इन्होंने कहा कि कभी भी अगर मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कॉइल का या कंडक्टर का चेंज हो रहा है तो ईएमएफ आएगा। अब मुझे बस फटाफट से एक चीज बता दो, ये चीज सबको पता है ना, ये ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हाँ, मैम। क्योंकि इस पे हमने एक अच्छा डिटेल लेक्चर करा था, है ना, याद हो तो। डिटेल पूरा लेक्चर तो हम डेडिकेट नहीं कर पाते क्रैश कोर्स में, बट हमने एक अच्छा खासा डिस्कशन ईएमएफ के ऊपर रखा था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। याद हो तो सेल की बात की थी, है ना।
केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, याद है? तब वहां मैंने आपको ईएमएफ ma'am. समझाया था कि ईएमएफ होता क्या है। तो फिलहाल इन्होंने ये बोला कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर रहा है तो 110% ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अब इंड्यूस्ड करंट के लिए हमको एक कंडीशन फुलफिल करानी पड़ेगी। बेटा ये बात हम सब जानते हैं कि करंट कब फॉर्म फिल मतलब फ्लो होता है, जब उसे कोई क्लोज्ड पाथ मिलता है। तो अगर कंप्लीटली क्लोज्ड पाथ आपने प्रोवाइड करा दिया तो ईएमएफ करंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ओपन सर्किट है, ओपन पाथ है, तब नहीं होगा। ठीक है, Yes, ma'am. देखो यहाँ पे यही लिखा है, Okay, whenever ma'am. there is a change in magnetic flux linked with a conductor, an EMF is induced in the conductor. If the conductor forms a closed coil, ठीक है, ध्यान रखना closed coil, and induced current flows through it. ये तो इस बात को कहने का पहला तरीका था। इसी बात को कहने का एक दूसरा तरीका भी है। इन्होंने क्या बोला कि अगर आप रिलेटिव मोशन, समझ में आता है ना रिलेटिव मोशन अपने को? हाँ, कॉइल को मूव करो Yes, या ma'am. मैग्नेट को मूव करो, कॉइल मैग्नेट दोनों को मूव करो, ये होता है रिलेटिव चीज। तो अगर कॉइल और मैग्नेट के बीच आप लगातार रिलेटिव मोशन कराते रहे हो तो भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। और क्लोज सर्किट मिल जाए तो अब आपको जो मर्जी, आप वो स्टेटमेंट याद रखना। ठीक है, कोई कॉइल है, इधर आप मैग्नेट लेकर आए, ठीक है, पास लेकर आ जाओ तो लगातार इसमें देखो फील्ड बढ़ता चला जाएगा, दूर लेके जाओगे फील्ड कम होता चला जाएगा। तो समझ रहे हो ना, मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर रहा है अभी भी, तो करंट इंड्यूस होना है। अब ये तो फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट लॉ सबको क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, लेट्स कम टू द सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये जो बेटा फॉर्मूले लिखे हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। किसी भी इंड्यूस्ड ईएमएफ को आप कैसे लिख सकते हो? मैग्नेटिक फ्लक्स का रेट, यानी कि चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन टाइम टेकन। तो यहां पे देखो, ये इसी स्टेटमेंट का क्या हो गया, मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन, और ये बेटा फॉर्मूले हो गए। आपको मैंने ये चीज शायद बताई है कि एवरेज का मतलब होता है जब आप एक बड़ी ड्यूरेशन के लिए कोई चीज कैलकुलेट करो। सपोज मैं आपको दे दूं कि t इज इक्वल टू 0 सेकेंड से t इज इक्वल टू 3 सेकेंड तक करो, ठीक है, एक ड्यूरेशन मैंने आपको दे दी, तब आप एवरेज का यूज करते हो। जब मैं आपको बोल दूं कि भाई थर्ड सेकंड पर क्या है, सेकंड सेकंड पे क्या है ना, कि फोर्थ सेकंड पे क्या हो रहा है, जब मैं आपको एक पर्टिकुलर इंस्टेंट दे दूं, Instantaneous. एग्जैक्टली दैट वुड कंट्रीब्यूट इनटू ई इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको मतलब ध्यान रखनी है। नाउ अगर मैं इसी फॉर्मूले में एक बात कहूं कि कोई कॉइल है यानी कि वायर है, बेटा वायर का अपना एक रेसिस्टेंस होता है, तो आप करंट भी निकाल सकते हो। नॉर्मली क्या करो, ई एवरेज यानी कि क्या था, ये पोटेंशियल डिफरेंस ही तो था, जो पहले लोग फोर्स बोलते थे, उसको उन्होंने क्या करा, डिवाइडेड बाय आर। तो ये एक नॉर्मल सी चीज, अपने को ओम्स लॉ से याद रहती है ये चीज। ठीक है, ये भी आप याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये ना एग्जैक्टली ऐसे समझो, तुम्हें पूरी थ्योरी के नोट्स ही बना दिए हैं, क्योंकि इन्हें पढ़ाने में शायद उतना टाइम नहीं लगा जितना इन्हें बनाने में लगा। ठीक, तो ध्यान से इनको संभाल के रखना, पढ़ लेना जरूर से। एक एक क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट से। यहाँ पे आपको फ्लक्स दिया हुआ है और आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। ओके, जिनीशा, अंशु, आपका आंसर आया, दैट्स गुड। बाकी भी बताओ, अविनाश का भी आंसर आया।
गुड प्रिया। चलो आई गेस सबको समझ में आ गया, वेरी गुड प्रेरणा, कि करना क्या है। अगर हमें फ्लक्स गिवन है तो मुझे पता है कि भाई जो भी चेंजेस आ रहे हैं ईएमएफ आएगा, वो क्यों आएगा? फ्लक्स के वेरिएशन की वजह से, d5/dt। अगर आप इसको इंटीग्रेट करो, सॉरी डिफरेंशिएट करो, तो ये आएगा 10t+4, राइट। अब आपको उन्होंने इंस्टेंट भी दिया हुआ है कि एट 1 सेकेंड, तो जब हम इसको 1 सेकेंड के लिए रखेंगे तो इट वुड बिकम 10 × 1 + 4। इजी था, है ना? समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन सेकंड करो। यहां बोला जा रहा है, अ कॉइल इज प्लेस्ड विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ दिस। ठीक, if suddenly the radius of coil starts shrinking at the rate this, find the EMF induced in conducting circular coil when radius of coil is 5 centimeter. क्वेश्चन समझ में आता है क्या? बोलो। Yes, ma'am. ओके चलो फटाफट से सॉल्व करो। 3:23 हो रही है इस टाइम, एंड आप इसको सॉल्व कर लो 5 मिनट्स में, ठीक है? अच्छे से दिमाग लगाओ। ओके एक बार चेक करेंगे बाद में, बाकी बच्चे भी आंसर दे दो। बेटा एमसीक्यू फॉर्म में लाइक, हाँ मैंने एमसीक्यू फॉर्म में नहीं रखा, चलो आगे से रख लेंगे क्वेश्चंस को एमसीक्यू फॉर्म में। ओके बच्चे आंसर कर रहे हैं, जल्दी जल्दी कर दे रहे हो ऐसे। ठीक है काफी सारे बच्चों के आंसर है। रिया क्या हुआ बेटा? वर्षा, रिया बताओ जल्दी से। मैम वो कर ही रहे थे हाँ बस। बिल्कुल बिल्कुल टाइम लो, चलो अभी तो 2-3 मिनट है, पर एक बार ट्राई सब कर लो। स्वाति आप भी बताओ बेटा क्या आ रहा है?
मैम आप ही करवा दो। ओके, बाकी और कोई ट्राई कर रहा है? वर्षा आपका आ गया बेटा? यस मैम। ठीक है, चलो एक बार ही हम लोग ट्राई कर लेते हैं। देखो सबसे पहले ना क्वेश्चन कभी अगर थोड़ा सा टिपिकल सा लगने लगे ना, तो एक छोटी सी मतलब लाइक एक सूदिंग सी बात है किसी क्वेश्चन को अपने आप को काम करने के लिए, या सबसे पहले ना डेटा लिख लो जो भी आपको दे रखा है, तो आपको ये पता चल जाएगा क्या क्या आपके पास है और आपको क्या क्या निकालना है। तो इस केस में बेटा मुझे मैग्नेटिक फील्ड दिया है 0.5 टेस्ला, राइट? और क्या बोला है मेरे को, एक मुझे इन्होंने दिया है कि जो रेडियस है वो किस रेट से चेंज हो रही है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो श्रिंक कर रही है कि फूल रही है कि बड़ी हो रही है कि कम हो रही है, फिलहाल मेरे पास बस रेट है 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड। ठीक, अब मुझसे पूछा है इंड्यूस्ड ईएमएफ और रेडियस दी है 5 सेंटीमीटर। ये सब चीज है ना, यस तो ये मैम। सब गिवन है। यस मैम। ठीक है, ई इंड्यूस्ड हमको निकाल। अब एक बात बताओ, खाली अगर ये डेटा मेरे पास है तो निकालना मुश्किल थोड़ी है। मुझे पता है कि ये इंड्यूस्ड क्यों हो रहा होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर रहा है। तो सबसे पहले तो काम यही आ जाता है कि कैसे भी मैग्नेटिक फ्लक्स मुझे वेरिएशन वाला मिल जाए। तो बी डॉट ए हमको पता है, बी इंटू पाई आर स्क्वायर। अब आप डी फाइव बाई डी टी करोगे बेटा, इस केस में मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, बट आर स्क्वायर वेरी कर रहा है, यानी कि आप डिफरेंशिएशन करोगे आर स्क्वायर का। ठीक है, इट वुड बिकम 2r dr बाय dt। ये सुनो, यस ठीक है। अब देखो आपके पास ईएमएफ आ गया। ईएमएफ क्या होता है, जो भी फ्लक्स वेरी कर रहा वो बस, और रेडियस इन्होंने दे रखी थी आपको 5 सेंटीमीटर, बस अब आप वैल्यूज पुट कर दो। b इंटू पाई इंटू 2 इंटू आर की जगह 5 आ गया, और dr बाई dt आपको दे रखा था बेटा 0.1 मिलीमीटर दे रखा था। अब इसको आप सेंटीमीटर में लिया हो एटलीस्ट, है ना, ला सकते हैं। तो बताना मिलीमीटर के लिए क्या करूं, एक जीरो और बढ़ा दूं, 10 की पावर -4। है ना, मैम पॉइंट ये जीरो तो वन हो गया। सेंटीमीटर में हुई है ना। हाँ, सो सेंटीमीटर देखो, ये भी तो मुझे रेडियस भी तो 5 सेंटीमीटर दे रखी थी ना। अच्छा ओके मैम। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपको कितना दे रखा है 0.5, पाई का वैल्यू आप कुछ भी रख लो 3.14 या 22/7 जो आपका मन करे, 10 इंटू 0.01, बस इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या चीज इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए? बस ये वाली लाइन से इस वाली लाइन तक आना, बस यही खेल था, बाकी सब तो आपको वैल्यूज पुट करनी है। तो कई बार ना पता है क्वेश्चन थोड़ा डरावना सा हो सकता है, तो उसको ना इजी बना लो ये वाली चीज करके। ठीक, आप समझ में आ गया रिया? मैम अब जैसे यस मैम। मैम जैसे अभी फ्लक्स की वैल्यू आई है तो इसके अंदर तो सारे कांस्टेंट है ना। टी तो आ ही हाँ, नहीं रहा, और इसको फिर बाद में ईएमएफ में मतलब ईएमएफ की वैल्यू निकालने के लिए डीटी से डिफरेंशिएट करना होगा। पर फाई की सारी वैल्यू कांस्टेंट है, तो जो फाई आएगा वही तो हमारा ईएमएफ होगा। नहीं फाई की वैल्यूज कहाँ कौन मतलब, नहीं डी फाई बाई डी टी का वैल्यू जो आएगा, फाई का नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज ईएमएफ। हाँ मैम, लेकिन फाई जो है वो उसके अंदर तो सारे कांस्टेंट ही आएंगे ना। आर नहीं, टी देखो तो आर तो कहीं पे कांस्टेंट आएगा ही नहीं नहीं। है, आर तो कहीं कांस्टेंट नहीं है, आर तो वेरी कर रहा है ना। मैम पर सारी वैल्यूज तो पुट करेंगे ना, जैसे आपने फाई की वैल्यू निकालोगे तो पाई हाँ आ हाँ, रहा है, बी वगैरह। और देखो आर की भी वैल्यू यहाँ पे 0.01 सब आ गई है, 5 भी आ गया, तो सारे तो कांस्टेंट ही है फाई की वैल्यू। नहीं 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 नहीं, कांस्टेंट नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे वैल्यू एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए पुट कर सकते हो। फाई की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी बी डॉट ए से, ठीक है। यहाँ पे आप आर को, आर क्या बोल रहा है आपको कि वो लगातार श्रिंक हो रहा है, तो बेटा किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे 5 रहेगा, अगली बार श्रिंक होकर कुछ और हो जाएगा 4.9, है ना, समथिंग लाइक दैट। तो ये तो लगातार चेंज हो रहा है। तो इसीलिए हमने क्या करा, फ्लक्स यहाँ पे जाके, जब आपने यहाँ पे उसको डिफरेंशिएट कर दिया, टी आ गया, सब कुछ आ गया, तब यहाँ जाके आपने वैल्यूज रखी हैं इस पॉइंट पे। समझ रहे हो? यस यस मैम। ओके, अब दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है लेंस लॉ।
लेंज लॉ क्या बताता है हमको? इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट की डायरेक्शन, ठीक है। और इसका सिंपल सा एक चीज है यहाँ पे, मतलब बड़ी बेकार चीज है कि चाइल्ड किल्स मदर। भाई चाइल्ड क्यों प्रोड्यूस होता है? मम्मी की वजह से, है ना, मम्मी प्रोड्यूस करती है, लेकिन जो उसका कॉज है ये उसी को खत्म कर देता है। इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूसिंग इट। करंट को या ईएमएफ को जो प्रोड्यूस कर रहा है, भाई कोई क्वांटिटी वेरी कर रही होगी, उसकी वजह से ईएमएफ आया होगा, उसकी वजह से करंट आया होगा, तो वो जो कॉज है ये उसी को मिनिमाइज करता है इंड्यूस डायरेक्शन से। समझ रहे हो? कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया? यस मैम। Yes. ठीक है, अब इसको और क्लैरिटी के लिए समझते हैं। जैसे कि देखो ये वाला एक एग्जांपल है, ठीक है। मैंने कहा कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ना बेटा, ये वेरी कर रहा है, दिस इज चेंजिंग, राइट। इफ दिस इज चेंजिंग तो क्या होगा? फाई बढ़ेगा, है ना, इंक्रीजिंग हो रहा है, हमने बोला कि इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, कुछ भी बताया मैंने भी आपको। बेसिकली इस बी की वजह से चीजें हो रही है, ठीक है। फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ेगा तो ईएमएफ बढ़ेगा, ईएमएफ बढ़ेगा तो करंट आएगा। अब आपको समझ में आ गया करंट क्यों आ रहा है? इसके बढ़ने की वजह से। तो अब जो इंड्यूस्ड करंट अपनी डायरेक्शन लेगा वो ऐसे लेगा कि एक आउटवर्ड फील्ड बने। ये इनवर्ड फील्ड है ना, ये कम कैसे होगा? जब आप आउटवर्ड फील्ड बनाओगे तभी तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। यस मैम। तो अब आपको राइट हैंड यूज करना आता है ना, आपको जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वहां थंब पॉइंट करो और फिंगर्स को कर्ल कर लो। तो अब अगर आप ऐसा करते हो तो आपको पता चलेगा कि इस तरह से करंट प्रोड्यूस होने पर मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड बनेगा। ये सुनो, Yes, ma'am. समझ गए? तो लेंज लॉ आपको इस तरह से इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन बता देता है। समझ में आ गई चीज? मैं एक मैम बार ऊपर बताऊं की कैसे डायरेक्शन पता चली? हाँ, मैं एक बार बताती हूँ। देखो, सिंपल सा स्टेटमेंट ये है कि जो चीज इंड्यूस्ड ईएमएफ को प्रोड्यूस कर रही है वो उसी कॉज को अपोज करेगा। इस केस में मैंने आपको सपोज क्वेश्चन में गिवन किया कि बेटा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। अब आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो ईएमएफ बढ़ेगा, ईएमएफ आएगा तो करंट आएगा, है ना। तो यानी कि हमें ये पता Yes, चल ma'am. गया कि, हाँ, ये पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने का जो कॉज है वो, सॉरी, इंड्यूस्ड करंट के बढ़ने का जो, या इंड्यूस्ड करंट के आने का जो कॉज है वो मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना है। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ अब मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या करना है? कम करना है। यानी कि इस क्वेश्चन में गिवन है कि मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड, तो आप समझ जाओ आपको मैग्नेटिक फील्ड कैसा चाहिए? ऑपोजिट। आउटसाइड। Outward. आउटसाइड। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब आउटसाइड के लिए क्या करोगे? अपना राइट हैंड लो और थंब को रख लो करंट, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, यानी कि आउटसाइड द प्लेन, आउटवर्ड द प्लेन आपने रखा वैसे। अब देखो फिंगर्स कर्ल करो तो एंटी क्लॉकवाइज करंट आ रहा है ना। यस मैम। यस मैम। मैम जैसे इनसाइड बोला है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर हमको थंब को अपनी तरफ ही रखना है ना? हाँ, क्योंकि हमें आउटसाइड करंट चाहिए, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ताकि नेट मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाए। तो फिर हम जो थंब रख रहे हैं वो कौन सी वाली के, मतलब आउटवर्ड में रख रहे हैं या फिर आउटवर्ड इनवर्ड? में, आउटवर्ड, क्योंकि बेटा जो थंब आप अभी रखोगे ना उसकी जो फिंगर्स कर्ल होंगी वही आपको डायरेक्शन बताएंगे इंड्यूस्ड करंट की। ओके मैम। ओके, मैम ये चलो जो अब ऊपर मतलब जो अपोजिंग वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब जो अपोजिट है, तो फिर हाँ हमको उसी की रिस्पेक्ट में हमको इंड्यूस वाला करंट मिल रहा है, यही ना? हाँ हाँ हाँ, यही तो। जो वो अपोजिट जो फील्ड बन रहा है ना बेटा, वो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन की वजह से ही बन रहा है। बस हमें क्या, हमें पता नहीं है कि किस तरफ होगा, तो हमने ये रिवर्स थ्योरी अपना ली। हमने पहले आउटपुट देख लिया और आउटपुट से हम थोड़ा एक स्टेप पीछे चले गए इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए। अभी मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, आपको शायद तब और क्लियर हो। ठीक है, एक एग्जांपल और मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास है ये आउटवर्ड फील्ड, ठीक, इस तरह से थोड़ा सा एक दो बार और बना देते हैं। अब इस आउटवर्ड फील्ड में हमने एक कॉइल रखी, ठीक। अब मैंने आपको ये बोल दिया कि बेटा यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंक्रीज हो रहा है।
अब मुझे बताओ करंट की क्या डायरेक्शन होगी? पहले वाले से अपोजिट, मतलब क्लॉकवाइज। अब समझ में आया ना क्यों होगी? सबको एक बार करके देख लो। ओके, प्रेरणा को हाँ जी वर्षा बोलो। एक बार फिर से बताना ये। हाँ हाँ बिल्कुल, जब तक समझ में ना आए ना तब तक एग्जांपल्स करेंगे, डोंट वरी। ओके, अब एक बात मुझे बताओ, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है ना? Yes, Yes. ma'am. मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, मतलब बेटा फ्लक्स Flux. इंक्रीज हो रहा है। अब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, और बेटा ईएमएफ इंड्यूस्ड होने की वजह से ही हमको इंड्यूस्ड करंट करंट। मिल रहा है, राइट? तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि इसके लिए कॉज क्या है वर्षा, यही है ना? मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीज होना। अब जब मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीज होना है तो मुझे अब इस डायरेक्शन में करंट चाहिए रहेगा जो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट बनाए। समझ रहे हो आप? अगर आपने इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड बना दिया तो बेटा नेट मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास हो जाएगा कम, और यही मुझे चाहिए, यही लेंज लॉ बता रहा है। तो अगर मुझे इस कॉइल में इनवर्ट फील्ड बनाना है तो आप क्या करो, अपना राइट हैंड लो और थंब को इनसाइड द प्लेन कर दो। करो जल्दी से, थंब को आप इनसाइड द प्लेन वाली डायरेक्शन में रखो, इनवर्ट रखो प्लेन के उस डायरेक्शन में। तो आप देखो आपकी जो फिंगर्स कर्ल हो रही हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही है। यस और नो? Yes, ma'am. राइट वर्षा? यस मैम। Yes, ma'am. देखो करंट इस तरह से आ गया, याद रखना ये है इंड्यूस्ड करंट। क्लियर हुआ? यस मैम। चलो अब एक एग्जांपल और करते हैं, ऐसे आज थोड़ा बहुत सीखते हैं, ठीक है? देखो फिर से मैंने एक आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाया, इस बारी ना यहाँ जो करंट, यहाँ एक वायर रखा और यहाँ करंट बढ़ रहा है, ठीक है? इस वायर में इंक्रीजिंग करंट है, और बेटा एक कॉइल यहां रखी हुई है, ज्यादा गंदा बन गया। एक कॉइल ये रखी हुई है, अब बताओ यहाँ करंट किस डायरेक्शन में आएगा? Outward. नहीं नहीं, करंट की डायरेक्शन बताओ, करंट की डायरेक्शन। क्लॉकवाइज ही आना चाहिए मैम वैसे, पर शायद इस वायर का भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा। ऑब्वियसली। Anti-clockwise. अब एक मैम बात देखो, क्लॉकवाइज जाएगा। देखो हो क्या रहा है, ये जो आउटवर्ड फील्ड है ना ये है भी तो इस वायर की वजह से। Yes, ma'am. अभी देखो ये करंट इंक्रीज कर रहा है। अगेन आपको मैं जब भी आप मैग्नेट वाला चैप्टर पढ़ रहे हो ना, आपको सिर्फ राइट हैंड का काम है। आप करंट की डायरेक्शन में अगर अपना थंब रखते हो तो देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ आ रहा है, लूप पे आउटवर्ड आ रहा है ना, जो बना के दिया मैंने आपको। यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, अब ये आउटवर्ड करंट आ रहा है। अब अगर करंट बढ़ेगा बेटा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, राइट? Yes. मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो ईएमएफ बढ़ेगा, EMF. आई इंड्यूस बढ़ेगा। समझ में आ गई ना लिंक? समझ में Yes, आने लगे ना? ठीक है। अब अगर आई इंड्यूस्ड बढ़ा तो उसका कारण क्या था? इस करंट का बढ़ना, या मतलब बेसिकली इस फील्ड का बढ़ना। तो आप समझ जाओ हमें अब कैसा फील्ड चाहिए, इनवर्ट फील्ड चाहिए, ताकि नेट मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाए, और उसके लिए करंट को ऐसे फ्लो होना पड़ेगा। ये सुन लो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए एक केस और देखते हैं। मैम हम ऐसे भी तो कर सकते थे कि ये अगर इंक्रीज हो रहा है करंट तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाना चाहिए। हाँ वो वाली चीज भी आ सकती है बिल्कुल, मैम लेकिन क्या है, मतलब यहाँ पे जो
ये जो वायर आ रहा है क्या फर्क पड़ रहा है इसका? वैसे भी तो नॉर्मली हमारी क्लॉकवाइज की तरफ ही आ रही है। नहीं नहीं बेटा, बस इस वायर की वजह से ये है। ये वायर मैंने ना मतलब आपको मैग्नेटिक फील्ड पहले बना दिया। ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इस वायर की वजह से बन रहा है। तो मैम जैसे कि अब ये किसकी तरफ है, आउटवर्ड है ना? हाँ, हाँ तो आउटवर्ड है तो फिर मैम वैसे भी तो अगर हम नॉर्मली करें आउटवर्ड और फिर उसके हिसाब से देखें तो क्लॉकवाइज ही आ रहा है, यही डायरेक्शन आ रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, वही तो कॉन्सेप्ट है, फिर वो वही पूरी लिखी है, बस एक ये वाली हाँ चीज एक्स्ट्रा। बस, ठीक है ठीक है। ठीक है। अब सिंपल आपको देखो एक क्वेश्चन कैसे मिलेगा। सपोज ऐसे मिलेगा कि एक कॉइल यहाँ रखी है, ठीक, एक ये वायर है और इसमें करंट ऐसे जा रहा है और लेट्स से ये डिक्रीज हो रहा है। अब बताओ कि इस कॉइल में क्या करंट बनेगा, कैसे बनेगा। ये आपको क्वेश्चन दे दिया, अब करके बताओ। मैम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये नहीं, अब आप खुद निकालो ना। इनसाइड है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड है तो फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा। ओके, बाकी बताओ। यस मैम, इनसाइड एंटी हाँ क्लॉकवाइज। इनसाइड के लिए अब देखो एंटी यहीं पे आप क्लॉकवाइज। लोग गलत हो गए। आपने इतना तो सही बता दिया कि यहाँ पे इनवर्ड आएगा, सही बताया, बिल्कुल इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आएगा। हाँ मैम, तो इंक्रीज करने के लिए बनेगा ना, तो फिर क्लॉकवाइज बनेगा। यस मैम, एग्जैक्टली, क्लॉकवाइज क्योंकि होगा। इस बारी क्या हो रहा है कि करंट हो रहा है डिक्रीज, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, तब फ्लक्स आ रहा है। अब फ्लक्स आ रहा है, इसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड भी हो रहा है और करंट भी इंड्यूस्ड हो रहा है। तो अब करंट इंड्यूस होने की वजह क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डिक्रीज होना। तो इस कॉज को अपोज करने के लिए क्या करेगा, इसको बढ़ाएगा, है ना। आई यस मैम। इंड्यूस कोशिश करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाए, यानी कि इनवर्ड ही फील्ड बनाएगा। इनवर्ड फील्ड के लिए अगेन इस तरह से करंट जाएगा, समझ रहे हो। यस मैम। ओके, चलो एक चीज और देखते हैं। मैम मुझे नहीं आ रहा है समझ, आपने क्या बेटा। जो करंट की वजह से, मैम मुझे नहीं आ रहा ये बात समझ, जैसे कि अब यहाँ पे करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आई है आपने अब उसको नहीं लिया, वो आपने अपोजिट कर दिया, पर जो पहले वाला था उसके अंदर जो करंट की वजह से आ रही थी मैग्नेटिक फील्ड, आपने उसको तो अपोजिट नहीं किया। अच्छा अच्छा, ठीक है। देखो ऊपर वाले केस में करंट कैसा था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। अगर बेटा करंट इंक्रीजिंग था तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। इंक्रीज। एक बात बताओ, अगर किसी कोई चीज इंक्रीज कर रही है और उसको मुझे अपोज करना है तो मुझे उसे डिक्रीज करना पड़ेगा ना, हाँ जी। है ना। तो देखो उसके लिए मैंने कैसा फील्ड बनवा दिया, इनवर्ट बनवा दिया। लेकिन सेकंड केस में बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, ये कॉज है इंड्यूस्ड करंट का। तो इसको अपोज करने के लिए मुझे इसे बढ़ाना पड़ेगा, समझ रहे हो। जो चीज बढ़ रही है उसको इसने अपोज करके कम कर दिया, जो चीज कम है उसको अपोज, उसका अपोजिशन कैसे होगा, उसको बढ़ा देना। इसीलिए यहाँ पे मैम मैग्नेटिक मेरे को ये फील्ड। बात बताओ कि हाँ जी, मैम जैसे कि यहाँ पे ये करंट बढ़ रहा है तो फिर यहाँ पे जो ऊपर वाले केस में हमारी आउटवर्ड थी है ना मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर हमने उसके हाँ हिसाब से ये वाली जो डायरेक्शन आई तो वही निकाला करंट की डायरेक्शन। पर बेटा यहाँ आपकी पे जब वॉइस हमारा ब्रेक कर डिक्रीज गई। हो रहा है मैम, जैसे कि ऊपर वाले केस वॉइस में ब्रेक हमारा कर, करंट इंक्रीज हो रहा है, हाँ तो फिर जब इंक्रीज हो रहा है तो फिर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारी आउटवर्ड है, तो हमने उसके हिसाब से कर लिया करंट की जो डायरेक्शन है आउटवर्ड के हिसाब से ही हाँ तो किया था। हाँ हाँ। तो फिर नीचे वाले केस में जब वो डिक्रीज हो रही है तो फिर हमने इनवर्ड आ रही है, जब हमारी नॉर्मल जैसे ऊपर वाले केस में आउटवर्ड आ रही थी बस अपोजिट ही तो है, तो फिर हमने इधर उल्टा क्यों किया मैग्नेटिक फील्ड को, फिर तो ऊपर वाले केस में भी होना चाहिए था। नहीं, आप मेरा ये चीज समझो, देखो ऊपर वाले केस में एक तो करंट ऊपर की तरफ है और दूसरा इंक्रीजिंग है, नीचे वाले केस में करंट डाउनवर्ड है और डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो पहली बात तो करंट का डायरेक्शन डिफरेंट, तो मैग्नेटिक फील्ड जो कॉइल पे बन रहा है उसका नेचर डिफरेंट, यहाँ आउटवर्ड है यहाँ इनवर्ड है। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। बेटा इस केस में जब करंट बढ़ रहा है तो आप ये समझो कि मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ यहाँ करंट डिक्रीज हो रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है। अब इसका अपोजिट क्या करेगा वो, कि जो बी इंड्यूस्ड हो वो कम हो रहा हो, और इसका अपोजिट क्या होगा, बी इंड्यूस्ड बढ़ रहा हो। तो बढ़ाएगा कैसे, कि जिस फील्ड में ऑलरेडी ये फील्ड है उसी डायरेक्शन में भी इंड्यूस्ड फील्ड निकाल दे।
अभी समझ में आया थोड़ा? यस मैम। ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस बार हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक वायर रखा, ठीक है, और इसको रखा कि यहाँ करंट है कांस्टेंट। एक कॉइल यहाँ रखी हुई है, और बेटा ये कॉइल इस बार मूव कर रही है इस तरह से, ठीक है, इस तरफ मूव कर रही है, समझ गए? वीक जिधर आपको ये एरो दिखाया है, इस तरफ ये कॉइल मूव कर रही है। अब मुझे बताओ इस कॉइल में करंट क्या होगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? मैम करंट तो कांस्टेंट है ना, तो फिर चेंज तो हो ही नहीं रहा। ध्यान से देखो, क्या सब चीज कांस्टेंट है? खाली करंट पे तो बात थोड़ी है मोशन हो रहा है। ना, बाकी कुछ भी और भी चीज चेंज हो रही होगी, बी, ए और थीटा, इनमें से कुछ भी। मैम क्लॉकवाइज। ओके वर्षा, बाकी बताओ, सोचो। मैम इसमें मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ड आएगी। ओके, क्लॉकवाइज ही आएगी। ठीक है। अब देखो एक बार मैं बताती हूँ। देखो, अब आप इमेजिन करो, सॉरी इमेजिन करना, राइट हैंड थंब रूल से थंब को रखो करंट की डायरेक्शन में, और इस कॉइल पे बताओ किस तरफ फील्ड बन रहा है? इनवर्ड। इनवर्ड बन रहा है। वेरी गुड, बिल्कुल सही, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ही बनेगा। ठीक है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वेरी गुड। अब क्योंकि करंट कांस्टेंट, तो बेटा इस बार मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट। लेकिन मैंने आपको बताया था कि बात तो फ्लक्स की चेंज होने से आती है, और फ्लक्स तो इस बार भी चेंज होगा क्योंकि ये कॉइल मूव कर रही है। ये जो कॉइल है ये लगातार मूव कर रही है ना, इसका डिस्टेंस अभी होता जा रहा है ना। यस मैम। यस मैम। अगर आप ध्यान से देखो तो इस करंट की वायर की वजह से आपको क्या, इसका जो फॉर्मूला होता था स्ट्रेट वायर का, अगर आपको याद हो लास्ट चैप्टर से, तो इट वाज म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2I बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। So if I said कि this is the perpendicular distance, ये लगातार चेंज होता जा रहा है ना, तो B यस इस तरह से वेरी करता है। अब बेटा B लगातार डिक्रीज होता जाएगा क्योंकि R लगातार बढ़ता जाएगा, इधर मूव कर रहा है ना V डायरेक्शन में, V Yes, वेलोसिटी से। तो अब ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड लगातार डिक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से फ्लक्स डिक्रीज होगा। बेटा फ्लक्स डिक्रीज होगा, इसकी वजह से आपको आई इंड्यूस्ड मिलेगा। तो आई इंड्यूस्ड के मिलने का कारण क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का डिक्रीज, है ना। तो बेसिकली अब हमारे सिंपल हमको क्या समझ में आना चाहिए कि जो करंट की डायरेक्शन बनेगी इंड्यूस करंट की, वो ऐसी बनेगी कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड ही बने, ताकि वो उसे स्ट्रेंथन कर पाए, राइट? यस यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगी। यस मैम। दिस इज आई इंड्यूस्ड। समझ में आया क्या? Yes. अच्छा, अगर मैं आपको अब एक क्वेश्चन ऐसा दूं कि हियर आई इज कांस्टेंट। देखो आज ना प्रॉपर हम लेंज लॉ पे अच्छा से टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि हमको बिल्कुल याद, मतलब समझ में आ जाए कि करंट की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। ये कॉइल रखी है, अब ये सिचुएशन है आपके पास, ये कॉइल मूव नहीं कर रही है, ठीक है। अब मुझे बताओ आई इंड्यूस्ड यहाँ पे किस डायरेक्शन में आएगा, क्या उसका वैल्यू होगा? मैम कुछ भी मूव नहीं कर रहा, करंट के वायर भी नहीं मूव कर रहे हैं। नहीं, सब इधर देखो कांस्टेंट पड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, बस कुछ भी इसमें मेंशन नहीं है, बस इतना दिया हुआ है, और आपसे आई इंड्यूस पूछा है। मैम आई इंड्यूस होगा ही नहीं। मैम फिर वो वेरी गुड। जीरो। यस मैम। जब कुछ चीज वेरी नहीं कर रही, बी भी कांस्टेंट है ना, सब करंट भी, एरिया भी कांस्टेंट, थीटा भी कांस्टेंट, जब सब कांस्टेंट तो फिर फ्लक्स भी कांस्टेंट हो गया, Yes, ma'am. है ना। हमें तीनों चीज देखनी होती है,
अभी तीनों चीज कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट आ गया, यानी कि आई इंड्यूस्ड इज 0। सही बात? Yes, ma'am. मैम थीटा कैसे मतलब डिक्रीज इंक्रीज होता है? बेटा थीटा कैसे होता है, जैसे कि आप कॉइल को ना घुमाने लगो, पहले ऐसे Okay. रखी है, फिर आप इसको ऐसे रख दो, फिर और ऐसे रख दो, समझ रहे हो? इस तरीके से लगातार थीटा चेंज होता रहेगा। Okay, ma'am. ठीक है। अब एक बड़ा फेमस केस होता है जिसपे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते भी हैं और आते भी हैं, और उस अच्छे क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो वो है कॉइल और मैग्नेट का एग्जाम्पल। Yes, ma'am. अब होता क्या है, देखो आपको ये चीज इसमें पता होनी चाहिए जो मैंने आपको कल बताई थी कि साउथ पोल के लिए ये रेशो इस तरीके की चीजें बनती हैं, और कोई कॉइल है नॉर्थ पोल के लिए इस तरह से बनता है, राइट? एंटी क्लॉकवाइज यानी कि नॉर्थ पोल, और क्लॉकवाइज यानी कि साउथ पोल। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो सीन क्या है कि हमारे पास एक कॉइल है इस तरीके से, ठीक है, और यहां पे मैंने एक मैग्नेट इसको फॉल कराया, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। अब मुझे बताओ करंट किस तरफ फ्लो होगा? नॉर्थ मैम पोल। नॉर्थ के लिए मैम एंटी साउथ की क्या एंटी बेटा? क्लॉकवाइज। लेकिन ओके मैम क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज चलो एक बार देखते हैं, क्योंकि एक बार अपोज देखते हैं क्या करेगा। होगा। देखो ये कॉइल जो ये मैग्नेट है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है ना। अब एक बात बताओ, जब ये कॉइल जितना सॉरी ये मैग्नेट जितना कॉइल के पास आएगी उतना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा ना। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा मतलब फ्लक्स बढ़ेगा। अब इस चीज की वजह से आपको पता है आई इंड्यूस हमारा आएगा। अब इस आई इंड्यूस्ड को क्या करना है, इस चीज का अपोज। तो यस कैसे मैम करें ये अपोज? अगर नॉर्थ आ रहा है, हाँ नॉर्थ आ रहा है तो क्या करें, यहाँ पे अगर देखो साउथ बनाएगा, साउथ पोल बनाएगा, तो नॉर्थ और साउथ तो अट्रैक्ट करेंगे और तेजी से चीजें होंगी, तो ये तो नहीं चाहिए। तो ये यहाँ पे नॉर्थ पोल बनाएगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराएगा। समझ में आई ये चीज यस सबको? मैम पक्का ना? यस Yes, मैम ma'am. ठीक है, चलो यस ये चीज मैम में समझ में आती है। ठीक है, ओके। अब अगर इसी में एक केस तो ये रहा, अगर एक केस में ऐसे लूं कि यहाँ पे मेरे पास कॉइल है, ठीक है, और ये मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, और ये इस तरह से ऊपर जा रही है, अब क्या होगा? तो मैम ये फिर एंटी नॉर्थ क्लॉकवाइज ही बनाएगा मैम. क्योंकि अब देखो अब क्या हो रहा है, अब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से फ्लक्स आ रहा है। अब ये फिर से आई इंड्यूस्ड आ रहा है। आई इंड्यूस्ड का काम क्या है कि भाई अब मेरे को मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना है ना, क्योंकि कम हो रहा है। तो बढ़ाने के लिए क्या करेगा, यहाँ पे ये नॉर्थ पोल बनाएगा ताकि इधर की तरफ ही मैग्नेट जो है अट्रैक्ट हो, और नॉर्थ ये पोल अगेन क्या आ गया हमारा, एंटी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. ओके, एक और केस देख लेते हैं अगर आपको सब चीजें बढ़िया मतलब समझ में आ रही हैं तो। ये कॉइल है अपने पास, मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, और ये v वेलोसिटी से इधर जा रही है। अब क्या होगा? और एक केस यहाँ पे और बना रही हूँ मैं, दोनों का बनाना, ठीक है, दोनों का बनाना। क्लॉकवाइज. चलो अभी देखते हैं, ये कॉइल है क्लॉकवाइज और ये इस तरह से मैग्नेट आ रही है v वेलोसिटी से इस तरह। अब बताओ दोनों केसेस में क्या क्या होगा? मैम दोनों में क्लॉकवाइज में क्लॉकवाइज और इसमें बता रही हूँ. दोनों में क्लॉकवाइज बोल रहे हो? अब एक मैम बात, एंटी क्लॉकवाइज होगा. मैम डी एक में. में तो साउथ बनेगा और एक में नॉर्थ बनेगा, डी वाले में नहीं नॉर्थ। तो मेरे को बस करंट की डायरेक्शन बताओ, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज डी में. ओके, और सी में क्लॉकवाइज, बाकी? क्लॉकवाइज वो मैं डी में है. चलो सब यही बोल रहे हो। अब एक बार ध्यान से देखना जरा, क्या तुम सही बोल रहे थे? अभी जब नॉर्थ पोल दूर जा रहा है
तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कम। मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है यानी कि फ्लक्स कम, एक मिनट रुको, यानी कि फ्लक्स कम हो रहा है। फ्लक्स कम हो रहा है, इसकी वजह से बेटा आई इंड्यूस्ड आया है। तो अभी क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएगा ना। बढ़ाने के लिए क्या करे, ये मैग्नेट को अपने पास खींचना चाहेगा, मतलब साउथ पोल बनाएगा, राइट। यस मैम। साउथ पोल में कैसा फील्ड बनता है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। एक मिनट, ये इस तरह से, राइट, यस मैम। यही होगा। अब इधर Yes, वाले ma'am. केस में देखो, ये साउथ पोल पास जा रहा है, पास जा रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, इसकी वजह से फ्लक्स बढ़ेगा, और बेटा फ्लक्स की बढ़ने की वजह से आपको आई इंड्यूस्ड मिलेगा। अब आई इंड्यूस्ड का काम क्या है कि कैसे ही भाई फील्ड कम हो जाए। अब फील्ड कम हो जाए यानी कि इसको यहाँ रिपेल करने के लिए साउथ बनाना पड़ेगा, और अगेन क्या आएगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। सिंपल। यस मैम। यस मैम। ओके, तो इस चीज को ध्यान रखना, कल इससे रिलेटेड मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है। फिर हम आगे लेंस लॉ के सेकंड स्टेटमेंट की बात करेंगे, सेकंड मतलब पार्ट की बात करेंगे, ठीक है। ओके मैम। ओके, बाकी नोट्स में अभी अपलोड कर दूंगी, इनको ना ऐसे रख लेना, मतलब तुम्हें नोट्स लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इन्हीं नोट्स को पढ़ लेना, क्योंकि थ्योरी अच्छी खासी लिखी हुई है इनमें।